सिर्फ 5 साल, 1905 से 1909। सोचिए, इन 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि भारत की आजादी की लड़ाई का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल गया। आज हम उसी तूफानी दौर की बात करेंगे जब राष्ट्रवाद की आग ने एक नया, एक ज्यादा आक्रामक और ज्वलंत रूप लिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सीधे और चुभते हुए सवाल से करते हैं। क्या आजादी सिर्फ अर्जियां देने से और प्रस्ताव पास करने से मिल सकती है? 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के राष्ट्रवादी इसी एक सवाल से बुरी तरह जूझ रहे थे। सोचिए जरा, लगभग 30 सालों से आजादी की आवाज सिर्फ याचिकाओं और भाषणों तक ही सीमित थी, लेकिन इन आवाजों से कुछ खास बदल नहीं रहा था। अब वक्त था एक नई आग का, एक ऐसी आग जो इस निष्क्रियता को जलाकर एक नई सक्रिय राह बनाने वाली थी। तो कहानी कुछ ऐसी है। 30 साल गुजर गए थे नरम राजनीति के और फिर आया 1905, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, बंगाल का विभाजन। ये सिर्फ जमीन पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, नहीं, ये तो दिलों को बांटने की एक सीधी सीधी साजिश थी। और इसी साजिश ने उग्र राष्ट्रवाद की चिंगारी को एक धधकती आग में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक घटना की वजह से हुआ या फिर इस आग के पीछे की वजह कुछ और थी, कुछ ज्यादा गहरी। चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आग इतनी तेजी से पूरे देश में फैली कैसे। तो देखिए, इसके पीछे एक नहीं बल्कि 5 बड़ी वजहें थी। पहली, नरमपंथी राजनीति अब काम नहीं कर रही थी और जनता का भरोसा उससे उठ चुका था। दूसरी वजह, बंगाल का विभाजन जिसने राष्ट्रीय स्वाभिमान को सीधी चुनौती दी। तीसरी, ब्रिटिश शोषण जिसने लोगों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया था। चौथी वजह थी पढ़े लिखे नौजवानों की एक नई पीढ़ी जो अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। और 5वां कारण, वो तो सरहदों के पार से आया। एक छोटे से देश जापान ने एक बहुत बड़े साम्राज्य रूस को हरा दिया। इसका मतलब साफ था, ये बड़े बड़े साम्राज्य अजेय नहीं है, इन्हें हराया जा सकता। तो ये जो नई एनर्जी थी ना, ये सिर्फ एक एहसास बनकर नहीं रह गई, नहीं, इसे एक हथियार बनाया गया। और उस हथियार का नाम था स्वदेशी और बहिष्कार। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आजादी की लड़ाई के नए शस्त्र थे। और इस पूरे आंदोलन को लीड करने वाले थे 3 बड़े चेहरे जिन्हें इतिहास आज लाल बाल पाल के नाम से जानता है। ये तीनों मानव उग्र राष्ट्रवाद की जीती जागती पहचान बन गए। सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो सिर्फ नारा नहीं रहा, वो एक मंत्र बन गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सोचिए, अब बात अर्जी देने की नहीं थी, ये तो अपने हक की लड़ाई का सीधा ऐलान था। फिर आते हैं लाला लाजपत राय, एक ऐसी आवाज जो ब्रिटिश हुकूमत के कानों में सचमुच गूंजती थी। उनके मुंह से निकले शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो आम जनता के गुस्से और स्वाभिमान की धधकती हुई आग थे। और इस तिकड़ी के तीसरे सदस्य बिपिन चंद्र पाल, वो दिमाग, वो रणनीतिकार जिन्होंने राष्ट्रवाद को पढ़े लिखे लोगों के बंद कमरों की बहसों से बाहर निकाला और सीधा देश की सड़कों पर ले आए। उन्होंने ही तो ये आइडिया फैलाया कि आजादी सिर्फ कुछ लोगों का सपना नहीं हो सकती, इसे पूरे देश का आंदोलन बनना हो। तो इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी क्या थी? वेल, इसे एक दोधारी तलवार की तरह समझिए। एक धार थी स्वदेशी की, मतलब अपनी चीजों को अपनाओ, अपने हुनर को, अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करो। और दूसरी धार थी बहिष्कार की, मतलब जो भी विदेशी है, जो भी ब्रिटिश है, उसे नकार दो, उनकी आर्थिक और सरकारी मशीनरी की कमर ही तोड़ दो। और इसका असर भी दिखने लगा। विदेशी कपड़ों की जगह अब खादी ने ले ली थी। घरों में चरखा चलने लगा, जो सिर्फ सूत नहीं काट रहा था बल्कि आत्मनिर्भरता का एक नया संगीत गुनगुना रहा था। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं था, ये हमारी कल्चरल आजादी का भी ऐलान था। और बहिष्कार वो सिर्फ कपड़ों या सामान का नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश राज की हर एक निशानी का बहिष्कार था। सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। हमारे नौजवानों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि नौकरियां तक ठुकरा दी, क्योंकि ये सब गुलामी की निशानियां थीं। लेकिन देखिए, ये आंदोलन सिर्फ तोड़ने या विरोध करने के बारे में नहीं था, ये एक नए भारत को बनाने के बारे में भी था। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को टक्कर देने के लिए अपने नेशनल स्कूल और कॉलेज खड़े किए गए, ऐसी जगहें जहां बच्चों को दूसरों का इतिहास रटाने की बजाय अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाता था। अब जाहिर सी बात है, जब आग इतनी तेजी से फैल रही हो तो हुकूमत तो डरे भी ही। ब्रिटिश सरकार ने भी वही किया, उसने दमन का, सख्ती का रास्ता अपनाया। और इसी टकराव का नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ आंदोलन की दिशा बदल गई, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अंदर से टूट गई। सोचिए,
जब शांति से किए जा रहे विरोध को बेरहमी से कुचला जाने लगा, तो उसी दमन की आग से एक नई चिंगारी भड़की, क्रांति की चिंगारी। जब बात करने, प्रोटेस्ट करने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, तो कुछ नौजवानों को लगा कि अब हथियार उठाने का वक्त आ गया है। अब बात सिर्फ स्वदेशी या बहिष्कार की नहीं रह गई थी। बंगाल में अनुशीलन समिति, महाराष्ट्र में अभिनव भारत, ये ऐसे सीक्रेट संगठन थे जो अब सीधे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बना रहे थे। और 1908 में किंग्सफोर्ड पर हुआ बम हमला इसी बदली हुई सोच का एक बहुत बड़ा सबूत था। लेकिन एक तरफ जहां ये आंदोलन बाहरी दुश्मन से लड़ रहा था, वहीं एक तूफान अंदर भी उठ रहा था। साल था 1907, जगह थी सूरत, और यहीं पर कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। एक तरफ थे नरम दल के लोग जो अब भी बातचीत और संवैधानिक तरीकों में भरोसा रखते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जिनका भरोसा अब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्शन पर था। तो क्या हुआ? सरकार की जबरदस्त सख्ती, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और ऊपर से ये आपसी फूट, इन तीन बड़ी वजहों ने 1909 तक आते आते आंदोलन की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। कह सकते हैं कि पेड़ की जड़ें तो बहुत मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसका तना कुछ वक्त के लिए कमजोर जरूर पड़ गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन फेल हो गया, एक विफलता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे इसकी असली विरासत की, कि कैसे इस छोटे से लेकिन बेहद अहम दौर में आने वाले समय के सबसे बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार की। देखिए, इस आंदोलन का सबसे बड़ा काम यह था कि इसने राजनीति को कुछ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम और दफ्तरों से निकालकर आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। इसने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर गांधी जी ने अपने विशाल जन आंदोलनों की इमारत खड़ी की। और सबसे जरूरी बात, इसने ये साबित कर दिया कि जब एक देश एकजुट हो जाता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी हिल सकता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये दौर, ये उग्र राष्ट्रवाद का दौर कोई हार नहीं था। ये तो आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए एक तैयारी थी, हमारे इतिहास का एक बहुत जरूरी और एक बहुत साहसी अध्याय। तो 1905 से 1909 का ये दौर हमें एक ही सीधा और साफ सबक सिखाता है, एक ऐसा सबक जो शायद आज भी उतना ही सच है कि आजादी वो ना तो मांगी जाती है और ना ही तोहफे में दी जाती है, वो लड़ी जाती है।